हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे CAIB इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी CAIB की क्लास के साथ। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल सी की नेक्स्ट यूनिट के साथ, जिसका नाम है क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पेपर 1 है ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट, उसके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते चले जा रहे हैं। मेरा नाम है दोस्तों अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे JAIB CAIB बाय अरविंद सर टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, या QR कोड को भी स्कैन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में इंपॉर्टेंट एंड पर्पस। क्यों इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग और क्यों कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, या क्या पर्पस होता है उसका। तो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले बताया कि डिस्पाइट एन एक्सीलेंट क्रेडिट अप्रेजल, जैसे मान लीजिए कोई क्रेडिट आप प्रोवाइड कर रहे हैं और जो प्रपोजल है, क्रेडिट प्रपोजल है, वो प्रपोजल अगर आप देखोगे, प्रपोजल को देखोगे तो आपने बहुत अच्छी तरह से उसका क्या किया है, अप्रेजल किया, बहुत अच्छी तरह अप्रेजल किया है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह अप्रेजल किया, कोई भी खामी आपने नहीं छोड़ी। तो डिस्पाइट एन एक्सीलेंट क्रेडिट अप्रेजल, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑप्टेशन ऑफ सिक्योरिटी, आपने सिक्योरिटी भी ऑप्ट की है। The risk of default in an advance may go up as the time passes because the assumption made at the time of appraisal may lose their scrutiny in view of the dynamic nature of business environment। अब इनका कहना है कि जब आप क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे थे तो आपने क्या किया, बहुत अच्छा क्रेडिट प्रपोजल का अप्रेजल किया, क्रेडिट अप्रेजल बहुत अच्छा किया और आपने लोन प्रोवाइड किया। तो आप क्या इसके मतलब आपने लोन प्रोवाइड जब कर दिया तो क्या आप सुकून से बैठ सकते कि आपको अब कोई टेंशन नहीं रहे। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी जैसे जैसे समय बीतेगा आपने जो भी स्क्रूटनी की थी वो डिफॉल्ट हो सकती, फेल हो सकती है और आपका लोन डिफॉल्ट में जा सकता है। इसलिए आपको क्रेडिट मॉनिटरिंग और क्रेडिट कंट्रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने 2016 में एक लोन प्रोवाइड किया। ठीक, सब अच्छा था, उसकी अर्निंग भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, उसकी रीपेइंग कैपेसिटी अच्छी थी, सब कुछ। अब 2019 में जैसे ही वो लोन पहुंचा, वो क्या हो गया, डिफॉल्ट। अब आपने कहा ये क्या नाटक हो गया भाई, डिफॉल्ट क्यों हो गया। तो डिफॉल्ट का रीजन ये था कि कोविड में इनकी नौकरी चली गई, बहुत अच्छा कमा रहे थे तब भी इनके साथ लॉस हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि डिस्पाइट एन एक्सीलेंट क्रेडिट अप्रेजल, आपने बहुत अच्छा क्रेडिट अप्रेजल किया, बहुत अच्छा आपने डॉक्यूमेंटेशन किया, सब कुछ अच्छा किया, आपने सिक्योरिटी भी ले ली बोरोवर से, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन एन एडवांस में गो अप। आपके लिए रिस्क ऑफ एडवांस भी समय के साथ, जैसे समय बीतता है, रिस्क ऑफ एडवांस या रिस्क ऑफ डिफॉल्ट आपके लिए बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, बिकॉज अजम्पशंस मेड एट द टाइम, जब आपने लोन दिया था उस समय जो अजम्पशन किया था, अप्रेजल किया था, मे लॉस देयर क्या लिखा, सैंक्टिटी। ठीक है, इन व्यू ऑफ डायनेमिक नेचर, क्यों वजह से, कि डायनेमिक नेचर ऑफ बिजनेस है ना, आपने बहुत अच्छी स्क्रूटनी की थी, उसके बाद भी आपका डायनेमिक नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से लॉस होने के चांसेस होते हैं, रिस्क होने के चांसेस होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ अप्रेजल ऑफ क्रेडिट बोरोवर सैलरी सपोज 50,000, बट आफ्टर सब टाइम ही लॉस्ट हिज जॉब, तो रिस्क में अराइज। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एक पॉइंट मिला। सेकंड, क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफन रिफर्स टू द लोन रिव्यू मैकेनिज्म। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट कंट्रोल की बात करते हैं या मॉनिटरिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मॉनिटरिंग की बात करते हैं, तो इसको हम लोन रिव्यू मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको क्रेडिट कंट्रोल और मॉनिटरिंग ना लिख के लोन रिव्यू मैकेनिज्म लिख के आ जाए तो आप समझ जाइएगा यही है। और ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, किस एस्पेक्ट से, देखिए सबसे पहले जब आप LRM करते हो तो आपको इंश्योर करना होता है दैट द फंड प्रोवाइडेड बाय द बैंक आर पुट टू इंटेंडेड यूज एंड कंटिन्यू टू बी यूज प्रॉपरली। तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि जो भी लोन आप प्रोवाइड कर रहे हैं जिस पर्पज के लिए, उसी पर्पज में वो यूज हो। एनी डाइवर्जन ऑफ द बैंक फंड आउट ऑफ द बिजनेस और फर्दर ऑथराइज यूज विद इन द बिजनेस शुड बी डिटेक्टेड एंड स्टॉप। अगर आपको कोई भी डाइवर्जन फंड में दिखता है तो आपको अपने लोन को क्या कर देना चाहिए, बिजनेस को डिटेक्ट मतलब करके रोक देना चाहिए। ठीक है, तो एनी डाइवर्जन ऑफ बैंक फंड आउट ऑफ द बिजनेस, आपको लगता है कोई भी पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, अनऑथराइज यूज हो रहा है विद इन द बिजनेस, तो आपको डिटेक्ट करना है और उसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, वो एक्टिविटी दोबारा ना हो जिससे कि आपके फंड का मिसयूज ना हो। टू असर्टेन दैट द बिजनेस कंटिन्यूज टू रन ऑन द प्रोजेक्टेड लाइन, आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि जो प्रपोजल के समय
जो भी जो प्रोजेक्टेड लाइन दिखाई थी बोरोवर ने कि हमारा बिजनेस ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, तो आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि उस लाइन पे बिजनेस आगे बढ़े। ठीक, इफ देयर इज एनी डिटोरेशन, अगर आपको लगता है कि उस लाइन से कहीं भी नीचे गिर रहा बिजनेस, व्हाट वाज प्रोजेक्टेड, जो भी प्रोजेक्टेड था एट द टाइम ऑफ द अप्रेजल, सेम शुड बी नोटिस्ड एंड एप्रोप्रिएट एक्शन इनिशिएटेड बाय द बैंक। तो बैंक को उसको नोटिस करना है और एक एप्रोप्रिएट एक्शन भी लेना है। और एक्शन लेते समय कंसल्टेशन किससे करना है? बोरोवर से, क्योंकि बोरोवर ने रिप्रेजेंट किया था ना अपना प्रोजेक्ट, टू इंश्योर दैट बिजनेस कंटिन्यू ऑन रन ऑन द बाइबल लाइन। और ये सुनिश्चित करे बोरोवर्स के साथ कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रन करे बाइबल लाइन पर। ठीक है दोस्तों। नाउ फिर सी पॉइंट कहता है कि इफ द डिटोरेशन ऑफ द बिजनेस कंटिन्यू डिस्पाइट एप्रोप्रिएट एक्शन, आपने एक्शन लिया उसके बाद भी डिटोरेशन लगातार हो रहा है, सो बैंक शुड डिसाइड इफ एनी हार्श एक्शन लाइक रिकॉलिंग द एडवांस और सीजिंग द सिक्योरिटी इज नेसेसरी। तो अगर बैंक को लगता है कि उसके बाद भी गिर रहा बिजनेस, तो बैंक हार्श डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर वो चाहे तो अपने एडवांस को रिकॉल कर ले या सिक्योरिटी को सीज कर ले, जो भी जरूरी हो वो कर सकता है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है अगला स्टेप, अवेलेबल टूल फॉर क्रेडिट मॉनिटरिंग ऑन लोन रिव्यू मैकेनिज्म। तो आपको सिंपल है, जो भी क्रेडिट मॉनिटरिंग की बात की जा रही है, लोन रिव्यू मैकेनिज्म की बात कर रही है, उसके लिए कौन कौन से टूल अवेलेबल है। ठीक, सो आरबी एडवाइज दैट द बैंक शुड नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन द सर्टिफिकेट इशूड बाय चार्टेड अकाउंटेंट और ऑप्टेन फ्रॉम द बोरोवर। तो आरबीआई कहता है बैंकों से कि भैया आपको पूरी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन के चार्टेड अकाउंटेंट ने जो भी सर्टिफिकेट दिया, बोरोवर जो सर्टिफिकेट लाया, उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड मॉनिटरिंग ऑफ क्रेडिट, तो जब भी आप जो भी क्रेडिट आपने प्रोवाइड किया उसके फंड के यूटिलाइजेशन को अगर आप या क्रेडिट को मॉनिटर कर रहे हैं तो इन केस इनकरेक्ट सर्टिफिकेशन, और अगर आपने जब एक्सरसाइज की इनके सर्टिफिकेट की एक्यूरेसी जानने के लिए, उसमें अगर कोई भी इनकरेक्ट सर्टिफिकेशन आपको मिलता है, इनिशिएशन ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन एज मे बी वारंटेड, जो भी आपको सही एक्शन लगता है, प्रॉम्प्ट एक्शन लगता है, तुरंत लेना है वो प्रॉम्प्ट एक्शन आपको, विच में इंक्लूड विड्रॉल ऑफ फैसिलिटीज, जिसमें आप फैसिलिटीज जो आपने सैंक्शन की उसको विड्रॉल करना चाहे तो कर सकते हैं, या अगर आप लीगल रिकोर्स एज वेल, यानी आप लीगल रिकोर्स की सहायता लेना चाहते हैं तो लीगल रिकोर्स की भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है। द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन मेथड्स आर नॉर्मली यूज्ड बाय द बैंकर टू मॉनिटर द क्रेडिट। तो कुछ रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन या मेथड्स होते हैं जिनको यूज करना चाहिए बैंक को क्रेडिट के समय। जैसे इन्होंने बताया कंडक्ट ऑफ द अकाउंट विद द बैंक, बैंक के साथ जो भी अकाउंट है उसका संयोजन करना, उसके ऊपर बैंक की नजर रहना। तो दिस गिव वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज एंड यूज ऑफ द फंड। तो अगर आप इस अकाउंट को, जैसे आपने कोई एडवांस दिया, तो कैश क्रेडिट अकाउंट अगर है, तो उस अकाउंट को अगर आप अपनी नजरों में रखोगे तो वो आपको वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। किसके बारे में? फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कैसे ऑर्गेनाइजेशन फंड को यूज कर रही है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों। तो आप देखो इन्होंने क्या लिखा है, फ्रीक्वेंट ओवरव्यूइंग, जैसे बार बार ओवर ड्रॉइंग हो रहा है अकाउंट, रिटर्न ऑफ चेक एंड बिल्स, अगर बिल और चेक रिटर्न हो रहे हैं, डिले इन सबमिशन ऑफ स्टॉक रिसीवेबल्स स्टेटमेंट, low turnover, routing of transaction with some other bank account, delay in payment of the interest or installment, development of LC, invocation of bank guarantee are some of the unsatisfactory feature। अगर ये सब फीचर्स दिख रहे हैं तो आपको फिर निर्णय लेने की आवश्यकता है। ठीक। इन सच केसेस बैंक में स्ट्रेंथन देयर मॉनिटरिंग सिस्टम, इन सब केसेस में बैंक को अपना मॉनिटरिंग सिस्टम और ज्यादा मजबूत कर देना चाहिए बाय रिस्टोरिंग मोर फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन ऑफ द बोरोवर्स गो डाउन। अब आप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे मॉनिटरिंग? आप ज्यादा, जैसे अगर महीने में एक बार जाते तो महीने में 3 बार इंस्पेक्शन करो गोडाउन का। इंश्योर दैट सेल प्रोसीड आर रूटेड थ्रू द बोरोवर्स अकाउंट, ये भी आपको सुनिश्चित करना है कि जो भी बोरोवर बेच रहा सामान, सेल प्रोसीड जो भी आ रही वो उसी अकाउंट के थ्रू हो जो कि बैंक के साथ मेंटेन है। और इंसिस्टिंग ऑन प्लेज ऑफ द स्टॉक इन प्लेस ऑफ हाइपोथिकेशन, अगर आपको लगता है हाइपोथिकेशन से काम नहीं बन रहा तो आप स्टॉक को प्लेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। चलिए, पीरियोडिक इंफॉर्मेशन सबमिटेड एज पर टर्म ऑफ एडवांस, तो आपने जब लोन दिया होगा तो टर्म ऑफ एडवांस में कुछ पीरियोडिक इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है बोरोवर को। स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक एंड रिसीवेबल्स, जो भी स्टॉक का स्टेटमेंट है और रिसीवेबल्स हैं, आर टू बी सबमिटेड बाय द बोरोवर एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है दोस्तों। एंड द बैंक कैलकुलेट द ड्रॉइंग पावर ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और इस आधार पे ही बैंक क्या करेगा, ड्रॉइंग पावर को कैलकुलेट करेगा।
thorough scrutiny of these necessary are verify their correctness, accumulation in the inventory, है ना। इन सबको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मतलब ये सब चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते समय। स्टॉक रिसीवेबल्स ऑडिट कंडक्ट बाय द बैंक। स्टॉक ऑडिट इज यूज्ड बाय द बैंक इन केस ऑफ मीडियम एंड लार्ज साइज अकाउंट। तो ऑडिट कब करेगा, ऑडिट कब करेगा स्टॉक का? बैंक को ऑडिट करना चाहिए जब आपका मीडियम या लार्ज साइज की अकाउंट है, लार्ज अकाउंट है ना। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? ऑडिट, ठीक है। वेरीफाइंग स्टॉक्स ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पेक्शन, है ना। तो इज नॉट फीजिबल, क्योंकि यहां पे अगर आप इंस्पेक्शन करोगे, क्या करोगे? इंस्पेक्शन करोगे, तो वो फीजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका जो डेटा या जो स्टॉक है वो वेरियस लोकेशंस पे लोकेटेड होता। सिमिलर ऑडिट ऑफ रिसीवेबल्स में ऑल्सो बी कंडक्टेड सम केसेस। सो द पर्पस ऑफ दिस ऑडिट इज टू क्रॉस चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द बोरोवर। तो ये ऑडिट का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो बोरोवर को पीरियोडिक इंफॉर्मेशन जमा करनी थी बैंक के पास, उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो बोरोवर है वो सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। नाउ अब देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑडिटर रिपोर्ट। So there are normally available once in a year. So an analysis of these statements give useful information about the use and diversion of fund, financial health, realization of debt and profitability. तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं, तो आपको ये इंफॉर्मेशन यहां से मिलती है। इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट, द एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ रिन्यूअल एक्सरसाइज। तो जब वर्किंग लिमिट का अगर आपने लोन दिया है तो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको रिन्यूअल करनी होती है वर्किंग कैपिटल लिमिट्स को। तो ये आपको यहां बताया गया। अ पीरियोडिक विजिट एंड इंस्पेक्शन। तो द पर्पस ऑफ पीरियोडिक विजिट इज मैनीफोल्ड। क्यों कोई बैंक का अधिकारी बार बार पीरियोडिक विजिट करे बोरोवर्स के यहाँ, उससे क्या फायदा होता है? तो सबसे पहला, इट गिव द इंप्रेशन अबाउट द एक्टिविटी लेवल। पहले तो जो हमारा बोरोवर है उसको ये समझ में आएगा कि बैंक वाले कभी भी आ सकते हैं। द असेसमेंट of limit is based on the anticipated level of operations and field visit help in ascertaining whether activity are at the level or not। तो जब आप असेसमेंट करेंगे लिमिट का तो आपको मदद मिलेगी ऑपरेशंस को समझने में, और आपको फील्ड लेवल पे जब आप इंस्पेक्शन करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो एक्टिविटीज हैं वो लेवल पे हैं या नहीं है। इट हेल्प इन फाइंडिंग आउट द पोजीशन ऑफ स्टॉक एंड अदर एसेट चार्ज टू बी द बैंक। तो इससे क्या मदद होगी? जब आप जाओगे तो आप देखोगे कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई इनको कितनी हम ड्राइंग पावर दे सकते हैं। और दूसरा फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए बोरोवर ने कोई सिक्योरिटीज को बैंक के पास सिक्योरिटी चार्ज क्रिएट किया है, तो आप ये तो देखोगे वो है वहां पे कि नहीं जिसके अगेंस्ट हमने लोन दिया, पता चला वो भी बेचे बैठा है वो। द फैक्ट ऑफ बैंक चार्ज ओवर द एसेट शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड। जिन भी एसेट्स पे चार्ज क्रिएट हुआ है वो उसको लिखना पड़ेगा कि एसबीआई के द्वारा सहायता प्राप्त, है ना, ऐसे होता ना, तो उसको लिखना पड़ेगा। फिर लिखा है इंटरेक्शन विद सेलेक्ट क्रेडिटर एंड डेटर। तो जो भी क्रेडिटर और डेटर है उनसे इंटरेक्शन करना चाहिए। मार्केट रिपोर्ट अबाउट द बोरोवर एंड द बिजनेस सेगमेंट। सो दीज रिपोर्ट आर अवेलेबल फ्रॉम द इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड रेटिंग एजेंसीज। फिर आता है क्रेडिट ऑडिट। क्रेडिट ऑडिट क्या होता है? क्रेडिट ऑडिट इज अ एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस क्रेडिट फंक्शंस ऑफ द बैंक। बैंक जब भी क्रेडिट प्रोवाइड करता है तो जो क्रेडिट फंक्शंस बैंक यूटिलाइज करता है उसका ऑडिट क्रेडिट ऑडिट कहलाता है। अपॉइंटिंग बैंक्स नॉमिनी ऑन द कंपनी बोर्ड। अगर मान लो किसी बड़ी कंपनी को ज्यादा लोन दिया है तो बैंक का एक आदमी आप कंपनी के बोर्ड में भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। Structure of credit audit department. So the credit audit loan review mechanism may be assigned to the specific department or inspection and audit department. ठीक है। अब क्या लिखा? फंक्शन ऑफ क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट। क्या क्या फंक्शंस होते हैं? टू प्रोसेस क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट, पहला फंक्शन। एनालिसिस क्रेडिट ऑडिट फाइंडिंग्स एंड एडवाइसेस एंड डिपार्टमेंट फंक्शंस कंसर्न। टू फॉलो अप विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज। भाई जो भी आपको फाइंडिंग्स मिली वो आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी से डिस्कस करोगे। अप्रेस टू द टॉप मैनेजमेंट, आपको बोर्ड के पास तक भी वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी। टू प्रोसेस द रिस्पॉन्स रिसीव एंड अरेंज द क्लोजर रिपोर्ट। तो जो भी आपको फंक्शनरीज से रिस्पॉन्स मिला उसको साथ में जोड़ के आप क्लोजर रिपोर्ट बनाओगे। और टू मेंटेन डेटाबेस ऑफ एडवांसेस सब्जेक्टेड टू क्रेडिट ऑडिट। ठीक, तो ये आप रिपोर्ट बना लोगे। अब स्कोप क्या होता है?
द फोकस ऑफ क्रेडिट ऑडिट नीड टू बी broadened from the account level to look at the overall portfolio and the credit process being followed. तो पोर्टफोलियो रिव्यू की बात करें, एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लोन रिव्यू क्या होता है? रिव्यू ऑफ द सैंक्शन प्रोसेस एंड स्टेटस ऑफ पोस्ट सैंक्शन प्रोसेस। तो ये आपका क्या था? क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, जिसे आप लोन रिव्यू मैकेनिज्म भी कहते हैं। और सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप अपने CAIB में ऑल फोर पेपर्स को तैयार करना चाहते हैं और +1 इलेक्टिव पेपर को अगर आप तैयार करना चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन, तो आप हमारे महापैक के थ्रू जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मल्टीपल बैचेस, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर महापैक आपको 4,999 में, 2 ईयर महापैक 6,999 में उपलब्ध है। 6 मंथ महापैक 3,499 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो CAIB फाउंडेशन 2.0 बैच दिसंबर 2025 के लिए आपको 2,499 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। CAIB फाउंडेशन बैच की अगर हम बात करें तो 2,499 रुपए में आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपका इंडिविजुअल एग्जाम रह गया चारों पेपर में से कोई भी, तो आप उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, आप ABFM, BFM, BRBL और ABM ये इंडिविजुअल बैचेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। डन है, क्लियर है। और आपके लिए JAIB CAIB बाय अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू ऑल।